Hello friends, my name is Puranjay Kumar Gaurav. Today I will discuss about second law of thermodynamics. Uh, First all of you start with the topic heat engine cycle. A heat engine is a thermodynamic cycle in which there is a net heat transfer to the system and a net work transfer from the system. The system which executes a heat engine cycle is called a heat engine. ये हीट इंजन इज ए थर्मोडायनामिक साइकिल। एक हीट इंजन क्या होता है? एक थर्मोडायनामिक साइकिल होता है जिसमें नेट वर्क ट्रांसफ़र सिस्टम को होता है, नेट हीट ट्रांसफ़र जो होता है सिस्टम को होता है और नेट वर्क ट्रांसफ़र सिस्टम के द्वारा होता है, सिस्टम से होता है। द सिस्टम विच एग्जीक्यूट्स हीट इंजन, यानी ऐसा सिस्टम जो एक हीट इंजन साइकिल को एग्जीक्यूट करता है, लागू करता है, इज कॉल्ड अ हीट इंजन। यानी कि जो हीट इंजन यानी कि वो हीट इंजन क्या, यानी कि जो थर्मोडायनामिक साइकिल पर आधारित हो, वो क्या कहलाता है? हीट इंजन कहलाता है। इसके बाद हम देखते हैं क्या होता है एनर्जी रिजर्वायर्स। क्या होता है एनर्जी रिजर्वायर? व्हाट इज एनर्जी रिजर्वायर? अ थर्मल एनर्जी रिजर्वायर इज डिफाइंड एज ए लार्ज बॉडी ऑफ इनफाइनाइट कैपेसिटी विच इज कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग और रिजेक्टिंग अनलिमिटेड quality of heat without appreciable change in its the thermodynamic coordinate। तो क्या होता है थर्मो यानी कि एनर्जी रिजर्वायर क्या होता है कि एक थर्मल एनर्जी रिजर्व क्या होता है कि एक लार्ज बॉडी होती है जिसकी हीट की कैपेसिटी इनफाइनाइट कैपेसिटी होती है, जो अनलिमिटेड हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है और रिजेक्ट करने की, यानी कि उसके बिना, यानी थर्मोडायनामिक के कोऑर्डिनेट में बिना परिवर्तन किए हुए अनलिमिटेड क्वांटिटी ऑफ हीट को क्या कर सकता है? अनलिमिटेड क्वांटिटी ऑफ हीट को यानी कि रिजेक्ट कर सकता है या उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि आगे बढ़ते हैं क्या है कि केल्विन प्लांक स्टेटमेंट क्या है। यानी कि थर्मोडायनेमिक की जो सेकंड लॉ है उसको डिफाइन करने के लिए दो स्टेटमेंट होते हैं। पहला होता है हमारा केल्विन प्लांक स्टेटमेंट और दूसरा होता है क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करते हैं कि क्या होता है हमारा केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर हीट इंजन टू प्रोड्यूस नेट वर्क इन ए complete cycle if it exchanges heat only with body at a single fixed temperature। यानी कि इसका मतलब है कि ऐसा कोई इंजन पॉसिबल ही नहीं है जो प्रोड्यूस नेट वर्क इन कंप्लीट साइकिल, यानी कि बिना किसी हीट के एक्सचेंज के वो नेट वर्क डन करता रहे, यानी कि बिना हीट के सप्लाई किए हुए वो क्या करे, यानी कि वर्क करता रहे। ऐसा इंजन पॉसिबल नहीं है। बेसिकली आप कुछ भी आप कोई भी आप डिवाइस देखे होंगे, यानी उसको इनपुट दिया जाता है किसी न किसी माध्यम से। चाहे मान लीजिए हम कोई जो हम सामान्यतः बाइक का इंजन या जो कार का इंजन देखते हैं तो उसको हीट एनर्जी दी जाती है, यानी कि हमें फ्यूल के रूप में फ्यूल को बर्न करके हीट एनर्जी दी जाती है, उसके बाद ही वो कार्य करता है। तो सच ये ऐसा जो इंजन पॉसिबल नहीं है वह हमारा केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट है कि सेकेंड लॉ को डिफाइंड करने के लिए। तो इसके बाद हम देखते हैं क्या है कि अगर यानी कि अगर हीट ट्रांसफ़र क्या होगा कि अगर हीट का एक्सचेंज जीरो होगा तो उसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, यानी 100 की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी उसकी? 1। अब उसके बाद देखते हैं कि क्लासियस की स्टेटमेंट क्या होता है। तब देखते हैं कि क्लासियस स्टेटमेंट का है क्या है, सेकेंड लॉ से जो रिलेटेड है। क्लासियस स्टेटमेंट ऑफ द सेकेंड लॉ, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस विच ऑपरेटिंग इन अ साइकिल will produce no effect other than the transfer of heat from a cooler to a hotter body। यानी कि क्लासियस का स्टेटमेंट सीधे सीधे कहता है कि अगर हीट का ट्रांसफ़र होगा तो उसके लिए ज़रूरी है कि वह हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ही क्या करेगा, हीट को ट्रांसफ़र करेगा। यानी कि ऐसा कोई डिवाइस पॉसिबल ही नहीं है जो क्या करे कि बिना किसी बाहरी इफ़ेक्ट के, यानी कि जो हमारा यानी हीट का ट्रांसफ़र लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे कर पाए।
सचमुच में ऐसा कोई डिवाइस पॉसिबल ही नहीं है जो क्या करे कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर को क्या करे, हीट सप्लाई करे। इसके लिए ज़रूरी होगा कि उसको कोई एक्सटर्नल वर्क दिया जाए तभी वो कार्य करता है। अब इसी पर हमारा क्या आधारित है, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप जो हमारा आधारित है, हमारा जो है सेकेंड लॉ का जो यानी कि केल्विन क्लासियस का जो स्टेटमेंट है उसी पर आधारित है। यानी कि अगर उसको रिवर्स कर देंगे, यानी जैसा कि हमने बताया कि उन्होंने बताया कि इम्पॉसिबल होता है किसी ऐसे डिवाइस को ऑपरेट करना जो कि बिना किसी अदर इफेक्ट के यानी हीट का ट्रांसफ़र क्या करे, यानी कि कूलर बॉडी टू हॉटर बॉडी करे, यानी कि ठंडे बॉडी से हॉटर बॉडी पे करे। ऐसा कोई इंजन पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि ऐसा डिवाइस पॉसिबल ही नहीं है। तो आगे हम देखते हैं क्या होता है कि रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप क्या होता है। रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप, तो देन वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेफ्रिजरेटर क्या होता है। कि रेफ्रिजरेटर इज ए डिवाइस विच ऑपरेटिंग इन ए साइकिल मेंटेन्स ए बॉडी एट टेम्परेचर लोअर दैन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। यानी कि एक रेफ्रिजरेटर एक ऐसी डिवाइस है जो किसी साइकिल में, थर्मोडायनेमिक साइकिल में ऑपरेट करते हुए यानी कि अपने सराउंडिंग से, यानी उसको जो एटमॉस्फेयर है उससे, यानी कि उस स्थान का टेम्परेचर क्या करता है, लो करता है। जैसा कि आप लोग जैसे फ्रीज होता है तो फ्रीज में क्या होता है कि सराउंडिंग का टेम्परेचर भले ही ज़्यादा होता है लेकिन जो फ्रीज होता है, रेफ्रिजरेटर होता है, उसके अंदर का टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है। तो इसको डिफाइन करने के लिए ये हमारा पहला डिवाइस है जो यानी कि रेफ्रिजरेटर है, जो किस पर आधारित है, क्लासियस की स्टेटमेंट का जो यानी कि अगर उनको स्टेटमेंट को रेसिप्रोकल करें तो जो हमारा उससे जो हमारा कंक्लूजन निकलेगा उससे हमारा क्या बनता है, रेफ्रिजरेटर ये है। उसके बाद यहाँ पे देखिए उसका डायग्राम दिखाया गया है कि हमारा मान लीजिए कि यहाँ जैसे दिया है कि हमारा कि ये एटमॉस्फेयर दिया है, इसका टेम्परेचर T1 है, और यहाँ पे हमारा जो है कि दिया गया है कि यहाँ से Q1 हीट सप्लाई की जा रही है, यहाँ से हमारा कंडेंसर लगा, यहाँ पे एक्सपेंडर लगा हुआ है। और इसके बाद हमारा जो देखिए नीचे देखिए दिया गया है पूरा, ये अगर इसको हम क्लोज करें तो यहाँ पे हमारा इवेपोरेटर लगा हुआ है, इसका टेम्परेचर जो है नीचे दिया गया है, बॉडी ए है। तो यानी कि यहाँ बॉडी ए का टेम्परेचर T2 है और इसका एटमॉस्फेयर टेम्परेचर T1 है। तो हमें एटमॉस्फेयर से क्या करना है, अगर लो टेम्परेचर पे करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे एक हमारा कंप्रेसर लगा हुआ है, कंप्रेसर के द्वारा क्या करना होगा हमें एक यानी कि हमें वर्क देना पड़ेगा उसको, यानी कि ये कंप्रेसर है, कंप्रेसर के द्वारा हमें वर्क देंगे। और यहाँ पे यानी कि हमारा लो टेम्परेचर है, तो लो टेम्परेचर को और कम करने के लिए हमें क्या करना होगा कि एक्स्ट्रा अगर वर्क देंगे तो यहाँ पे क्या करेगा, ये बाहर जाएगा, यानी कि यहाँ का टेम्परेचर और लो होता जाएगा, यानी ठंडा करने के लिए। अब हम देखते हैं आगे क्या होता है कि यहाँ पे हमारा एक्सपेंडर दिया गया है, एक्सपेंडर है, यानी सबसे पहले क्या होगा कि बॉडी ए से अगर टेम्परेचर को कम करना है तो बॉडी ए के टेम्परेचर, यहाँ पे इवेपोरेटर लगा हुआ जो क्या करेगा, वेपराइज करेगा। उसके बाद यहाँ पे कंप्रेसर लगा हुआ है, कंप्रेसर उसको वर्क देगा, यानी कि उसकी टेम्परेचर को बढ़ाएगा। और उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि तब जाकर कि यहाँ पे यानी एटमॉस्फेयर को जो होगा टेम्परेचर जो यानी कि टेम्परेचर इसका ज़्यादा रहेगा एटमॉस्फेयर का, और इसका टेम्परेचर क्या है, हमारे बॉडी ए का टेम्परेचर कम है। तो अगर हम कंप्रेसर के द्वारा वर्क देंगे तो क्या करेगा, यानी हीट को सप्लाई करेगा, यानी बाहर करेगा उसको। तो इसके लिए हमारा जो सॉरी इसके लिए हम एक फार्मूला निकालते हैं जिसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। यानी कि हम तो जैसे कि यहाँ पे बनाया गया है कि उसका ब्लॉक डायग्राम बनाया गया है कि जैसे मान लीजिए हमारा नीचे टेम्परेचर दिया गया, T2 दिया गया, यहाँ पे T1 टेम्परेचर दिया एटमॉस्फेयर का। तो हमें T2 के टेम्परेचर से यानी कि हम T2 टेम्परेचर कम है T1 की अपेक्षा, तो हमें क्या करना है, हीट को T2 से T1 की तरफ करना है। तो उसके लिए यहाँ पे वर्क हमें देना पड़ेगा, जैसा कि हमने वहाँ पे बताया था डायग्राम में कि कंप्रेसर के द्वारा वर्क दिया जाता है। तो उसके बाद हम क्या निकालते हैं, COP निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। हम किसके लिए निकाल रहे हैं, यहाँ पे रेफ्रिजरेटर के लिए निकाल रहे हैं।
तो इसका सिंपल से एक फार्मूला होता है कि यानी डिजायर आउटपुट अपान वर्क डन। ठीक है, तो दो यानी कि डिजायर हमें क्या चाहिए, डिजायर आउटपुट यानी हमें लोअर टेम्परेचर चाहिए, यानी कि लोअर टेम्परेचर चाहिए और हमें उसके लिए कितना वर्क देना पड़ रहा है। तो इसके लिए क्या होता है कि जब हम फार्मूला डिराइव करेंगे तो यहाँ से आएगा Q2 अपान, यानी Q2 किसका टेम्परेचर है, लोअर टेम्परेचर है और Q1 ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे Q2 अपन Q1 माइनस, यानी नेटवर्क क्या होता है कि नेट हीट ट्रांसफ़र कितना हुआ, तो Q1 माइनस Q2 के अलावा जो बाकी बचता है वो हमारा क्या होता है, W होता है। तो ये हमारा हो गया Q2 अपान Q1 माइनस W टू Q2 इजक्वल टू Q2 अपान W, यानी हमारा एक कोफिशिएंट ऑफ रेफ्रिजरेटर हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अब अगला क्या होता है, हीट पंप क्या होता है। हीट पंप भी उसी तरह की जो डिवाइस है, बस क्या होता है कि ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को क्या करता है कि यानी कि जो हमारा जो रूम टेम्परेचर है, जो हमें जो अपने सिस्टम का टेम्परेचर है वो क्या करना है, किसी जो स्थान का टेम्परेचर क्या करना है, उसको हाई करना है, यानी उसके एटमॉस्फेयर के कंपेयर में। तो उसके लिए भी हमें क्या करना होता है कि उसके लिए भी हमें वर्क देना पड़ता है, और यहाँ पे देखिए जैसे पहले हमारा सिस्टम बना था कि एटमॉस्फेयर ऊपर होती है और यहाँ पे कोई बॉडी ये T2 है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या करना है, हाई करना है। तो यानी कि T1 की वैल्यू हमें क्या करनी है, T1 ग्रेटर देन T2 है। तो हमें क्या करना है कि हीट पंप कैसे कार्य करेगा, तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कि ए हीट पंप इज ए डिवाइस विच ऑपरेटिंग इन ए साइकिल मेंटेन्स ए बॉडी एट ए टेम्परेचर हायर दैन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। यानी कि एक हीट पंप एक ऐसी डिवाइस है जो किसी थर्मोडायनेमिक साइकिल में वर्क करते ऑपरेट करते हुए मेंटेन करती है टेम्परेचर को हायर, यानी कि ऊंचा, दैन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, यानी कि अपने सराउंडिंग से अधिक टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हीट पंप यानी Q1 अपान Q1 माइनस Q2, यानी कि हमें इस समय क्या चाहिए कि उसमें क्या चाह रहा था कि हमें Q2 चाह रहा था, यानी कि तो हमें डिजायर क्या चाहिए था उसमें, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि Q2 हमें डिजायर चाहिए था यहाँ पे। तो यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर जो बॉडी T2 जो टेम्परेचर है वहाँ पे हमें देखना था, कम करना था टेम्परेचर, तो उसके लिए डिजायर हमें Q2 चाहिए था। लेकिन यहाँ पे डिजायर हमें क्या चाह रहा है, Q1, यानी कि इसका टेम्परेचर क्या हो जाए, Q1 का टेम्परेचर कम हो जाए और इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए। तो इसके लिए हम क्या होगा, COP हमारा क्या हो जाएगा, Q1 अपान Q1 माइनस Q2 इजक्वल टू Q1 अपान W, यानी नेटवर्क डन W हो जाएगा Q1 माइनस Q2। उसके बाद एक रिलेशन होता है हीट पंप के COP में और रेफ्रिजरेटर के COP में, ये रिलेशन होता है कि COP ऑफ हीट पंप इजक्वल टू होता है COP ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1। यानी कि अगर इसमें अगर जो हमारा रेफ्रिजरेटर का जो COP आता है, अगर इसमें +1 कर देंगे हम यहाँ पर, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम यहाँ पे अगर +1 हम करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा कि Q2 माइनस Q2 प्लस Q1 माइनस Q2। तो यहाँ से हमारा Q2 कैंसिल हो जाएगा और ये Q1 माइनस Q2 यहाँ पे रहेगा ही। तो ये हमारा क्या ओवरऑल बचेगा, Q1 अपान Q2 माइनस Q1 माइनस Q2, सॉरी। तो ये रिलेशन होता है उस दोनों में, हीट पंप आप रेफ्रिजरेटर और हीट पंप, यानी COP आप हीट पंप और COP आप रेफ्रिजरेटर में। रिवर्सिबिलिटी एंड इरिवर्सिबिलिटी क्या होती है, ए सेकेंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक इनेबल्स अस टू डिवाइड ऑल द प्रोसेसेस इनटू 2 क्लासेस। सेकेंड लॉ जो थर्मोडायनेमिक का है वो क्या करता है कि जितने भी प्रोसेस होते हैं उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है कि कौन सा रिवर्सिबल या आइडियल प्रोसेस होगा, कौन सा इरिवर्सिबल या नेचुरल प्रोसेस होगा।
तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि क्या होता है रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है। और तो देखिए, ए रिवर्सिबल प्रोसेस इज वन विच इज परफॉर्म्ड इन सच अ वे दैट एट द कंक्लूजन ऑफ द प्रोसेस बोथ द सिस्टम एंड द सराउंडिंग may store to the their initial states without producing any change in the rest of the universe। यानी कि एक रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि यानी कि जो प्रोसेस का इनिशिएशन यानी जहाँ से शुरुआत होता है और उसका एंड एक ही पॉइंट पर होता है बिना किसी उस के पाथ में परिवर्तन हुए। यानी कि इसको अगर इस तरह अगर हम डिफाइन करें कि अगर मान लीजिए हमारा ये होता है कि A reversible process is one which is performed in such a way that at the conclusion of the process both the system and the surroundings may restored to their initial state without producing any change in the rest of the universe। यानी कि बिना यूनिवर्स में कोई परिवर्तन किए हुए अपने इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे यानी वो वापस आ जाता है। तो वो ऐसा प्रोसेस क्या कहलाता है, रिवर्सिबल। यानी कि अपने पाथ पर बिना कोई चेंज किए हुए वो वापस आ सकता है। जैसे कि हम बता रहे हैं कि मान लीजिए हमारा पॉइंट 1 है, यहाँ से स्टार्ट किया कोई प्रोसेस, ठीक है, और यहाँ पे यानी पॉइंट 2 है, यहाँ पे हमारा प्रोसेस गया पॉइंट 2 तक। और जब इस अपने कि इसको अगर 2 से 1 अगर आना होगा तो 2 से 1 इसी रास्ते से ही आएगा बिना यानी कि इसमें यानी कि अपना डायरेक्शन बदले हुए यानी यूनिवर्स में बिना कोई परिवर्तन किए हुए वापस आएगा। तो इस तरह की जो सिस्टम यानी तो जो हमारा प्रोसेस होगा वो क्या कहलाता है, इरिवर्सिबल कहलाता है, रिवर्सिबल कहलाता है। उसके बाद क्या होता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस इज कैरिड आउट इन्फिनिटली स्लोली विद एन इनफाइनिटेसिमल ग्रेडियंट सो दैट every state passed through by the system is an equilibrium state, so a reversible process coincide with quasi static process। यानी जो हमारा क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस होता है वो क्या होता है कि जिसमें हर एक जो पॉइंट पर यानी कि इन्फिनिटली बहुत स्लोली प्रोसेस होता है, तो उस पर क्या होता है उसका जो ग्रेडियंट होता है वो हर एक पॉइंट पर क्या होता है जो इक्विलिब्रियम में होता है। तो ऐसे सिस्टम को यानी कि जो हमारा प्रोसेस होता है क्वाजी स्टैटिक में वो क्या कहलाता है, हमारा क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस एक तरह से क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। इसके बाद क्या है कि कॉजेस ऑफ इरिवर्सिबिलिटी क्या है, इरिवर्सिबिलिटी का क्या कारण है, तो देखते हैं क्या होता है। लैक ऑफ इक्विलिब्रियम ड्यूरिंग द प्रोसेस, इरिवर्सिबिलिटी होती क्यों है, क्योंकि इक्विलिब्रियम हो जाता है, लैक ऑफ इक्विलिब्रियम ड्यूरिंग द प्रोसेस, प्रोसेस के दौरान साम्यावस्था नहीं होती है, क्या साम्यावस्था की कमी होती है, इसी कारण क्या होता है, इरिवर्सिबिलिटी होती है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिसिपेटिव इफेक्ट, डिसिपेटिव इफेक्ट मतलब होता है कि जैसे कि अगर हम कोई प्रक्रिया कर रहे हैं तो उसमें कुछ क्या होता है कि अगर उसको वापस करने में क्या होता है कि कुछ लॉसेस हो जाते हैं। तो जैसे कि उसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बताया गया है कि जो डेल क्यू होता है वो इंटरनल एनर्जी और वर्क डन के बराबर होता है। तो कुछ न कुछ क्या होता है उसमें स्टोर हो जाता है इंटरनल एनर्जी के रूप में, या कुछ फ्रिक्शन के रूप में क्या होता है स्टोर हो जाता है। तो इस तरह क्या होता है कि कम्प्लीटली वो क्या होता है, रिवर्सिबल नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार के प्रक्रम क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल। यानी इरिवर्सिबिलिटी कारण होता है कि डिसिपेटिव इफेक्ट होते हैं कुछ। इरिवर्सिबिलिटी ड्यू टू लैक ऑफ इक्विलिब्रियम, द लैक ऑफ इक्विलिब्रियम मैकेनिकल, थर्मल और केमिकल बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग और बिटवीन टू सिस्टम और टू पार्ट्स ऑफ द सेम कॉज एज स्पॉन्टेनियस चेंज विच इज़ इरिवर्सिबल। जैसा कि कुछ एग्जांपल हैं, हीट ट्रांसफ़र थ्रू ए फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस, यानी कुछ टेम्परेचर डिफरेंस में अगर जब हीट का ट्रांसफ़र होता है तो वहाँ भी कुछ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं। लैक ऑफ प्रेशर इक्विलिब्रियम विद इन द
इंटीरियर ऑफ द सिस्टम और बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। और हमारा जो होता है फ्री एक्सपेंशन होता है वो भी क्या होता है, इरिवर्सिबिलिटी होता है, यानी कि वो वापस उस तरह से वापस नहीं आ पाएगा। और उसके बाद क्या होता है इरिवर्सिबिलिटी ड्यू टू डिसिपेटिव इफेक्ट। क्या होता है द इरिवर्सिबिलिटी ऑफ ए प्रोसेस में बी ड्यू टू द डिसिपेटिव इफेक्ट इन विच वर्क इज डन विदाउट प्रोड्यूसिंग इक्विवेलेंट इंक्रीज इन द काइनेटिक्स और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। The transformation of work into molecular internal energy either of the system or of the reservoir takes place through the agency of such phenomena as friction, viscosity, inelasticity, electric resistance and magnetic hysteresis। जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि यानी कि डिसिपेटिव यानी कि एक तरह से लॉस, यानी कि फ्लूइड में क्या होता है विस्कोसिटी होती है, यानी कि जिस प्रक्रम से गुजरा है वो कोई ज़रूरी नहीं कि उसी तरह वापस आए। इनइलास्टिसिटी होती है कुछ ऑब्जेक्ट में, फ्रिक्शन होता है दो सतहों के बीच में, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है, मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस होता है, मैग्नेटिक लॉस होता है। तो इन सब कारणों से क्या होता है डिसिपेटिव इफेक्ट होता है, जिसके कारण इरिवर्सिबिलिटी प्रोसेस होता है। धन्यवाद। इसके बाद हम अगला जो स्टार्ट करेंगे वो क्या है, एंट्रोपी।